हाय, गुड आफ्टरनून। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में तो बहुत बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, इसके कुछ टर्म्स होते हैं, उनको हमें डिटेल से पढ़ना है। और जो इसके लॉज हैं और जो फर्दर चैप्टर ये डिटेल से शुरू होता है, इसको हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अगर हम जस्ट टर्म पर जाते हैं, टर्मिनोलॉजी पर जाते हैं, तो पहले शुरुआत हम थर्मोडायनेमिक्स से ही करते हैं। थर्मो वर्ड टेम्परेचर से रिलेटेड है, और डायनेमिक्स का मतलब कहीं ना कहीं चेंज से, मोशन से, कोई चीज चल रही है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, तब हम उसे बोलते हैं डायनेमिक्स। यानी कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है, मूव कर रही है, चल रही है, उसमें हीट चेंज क्या होता है, ये सारा हम रिलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक के साथ। थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर नहीं, हीट। और डायनेमिक्स मतलब चेंज। जब हम किसी भी प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में नहीं, किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस है, चाहे वो केमिकल प्रोसेस है, दुनिया के किसी भी प्रोसेस में जब हम हीट चेंज चेक करते हैं, प्रोसेस होने के साथ साथ उसमें हीट चेंज कैसे हो रहा है, हीट हमें उस सिस्टम को देनी पड़ रही है या हीट उसमें से बाहर निकल रही है, तो ये जब मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन जहां नाम तो बड़ा एक लिमिटेड सा हमने इसको दे दिया, लेकिन जब हम इसे एक्सटेंसिवली देखेंगे तो इसमें वर्क भी बीच में आ जाएगा, हीट के साथ साथ एनर्जी भी बीच में आ जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये शब्द दो चीजों से मिलकर के बना है। एक थर्मो मतलब हो गया हीट, एंड एक हो गया डायनेमिक्स मतलब चेंज, परिवर्तन आ रहा है किसी चीज में। हीट चेंज किसी प्रोसेस में जब होती है, तब हम उसे थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ हीट चेंज, और हीट क्या होती है? एनर्जी है। स्टडी ऑफ हीट चेंज और एनर्जी चेंज। और इसे ही आगे बढ़कर हम वर्क के साथ भी रिलेट कर देंगे। ऐसे हम इस वर्ड को डायसेक्ट कर सकते हैं, डिसेक्शन कर सकते हैं इस वर्ड का, थर्मोडायनेमिक्स का, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कुछ है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक वर्ड होता है केमिकल एनर्जेटिक्स। साइंस की वो ब्रांच, या आप केमिस्ट्री की भी कह सकते हो अगर केमिकल रिएक्शंस को डील कर रहे हो सिर्फ, तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एनर्जी चेंज को चेक करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ। देखो, कोई भी दुनिया में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। बड़ा कोई आसान सा रिएक्शन ले लो, मीथेन लो। आप लोग बता रहे थे अभी हाइड्रोकार्बन, कुछ बच्चे बोल रहे थे हाइड्रोकार्बन शुरू हो गया प्लस क्लोरीन। यहां पर जो लास्ट में बना कंपाउंड, ये मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, प्लस HCl। ये बॉन्ड मुझे ब्रेक करने की जरूरत है। अगर मैं केमिकल रिएक्शन करना चाहता हूं तो मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करने में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। इसको तोड़ दिया, एनर्जी दे दी, इसको तोड़ दिया, एनर्जी दे दी, ये बना बॉन्ड। इसकी तो फॉर्मेशन हुई है, ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहां एनर्जी लिबरेट होगी, निकलेगी एनर्जी। जब बॉन्ड बनता है, सिस्टम स्टेबलाइज होता है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है,
और जो बची हुई एनर्जी है वो लिबरेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यही बताऊं, इसको तोड़ करके दो हिस्सों में ये लिख दूं, एक इसको मैंने तोड़ दिया, ये बन गया कार्बन H एंड H, और एक Cl बन गया। अब ये इनकी अपनी कुछ एनर्जी है, इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, लेकिन इनकी एनर्जी ज्यादा है। ये हाई एनर्जी कंटेंट वाले मटेरियल हैं। ये मैंने अगर ग्राफ पर किसी स्केल पर इसे मेजर किया तो इनकी एनर्जी ज्यादा आई, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ज्यादा है। किससे ज्यादा? जो प्रोडक्ट ये आपस में कंबाइन होकर के बना रहे हैं, ये दोनों जुड़ गए आपस में, क्या बना? CH3Cl बन गया। इसकी एनर्जी कम है। तो क्या हुआ? जब इसकी एनर्जी कम होगी, इनसे ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाला बना, तो ये एनर्जी गैप, ये मटेरियल था मेरे पास हाई एनर्जी मटेरियल, लो एनर्जी मटेरियल बना, तो ये एनर्जी कहां गई बीच में? ये लिबरेट हो जाएगी। ये बोल रहा हूं मैं कि जब बॉन्ड बनता है एनर्जी निकलती है। ये बॉन्ड बना, एनर्जी निकली, एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिलीज हो गई। अब आप इसे ऐसे समझो कि इस पूरे रिएक्शन में टोटल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है जो हमें देनी पड़ रही है। ये खर्चा हो गया ना हमारा, खर्च हो गया। ये इतनी एनर्जी बाहर से दी, इतनी एनर्जी बाहर से दी, इतनी एनर्जी निकल गई, इतनी एनर्जी निकल गई। मैं इनका अगर चेंज कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई है या ओवरऑल एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ी है। मान लो ये कोई किसी स्केल पर एनर्जी, सपोज करते हैं ये 15 थी, ये 20 थी, और ये 10 इवॉल्व हुई, और ये यहां 10 इवॉल्व हुई सपोज करते हैं, या 15 इवॉल्व हुई, तो ये टोटल 25 हो गई, ये टोटल 35 हो गई। तो जो एनर्जी देनी पड़ी वो 35 देनी पड़ी, जो एनर्जी निकली वो 25 निकली, तो नेट मिला के 10 का अंतर आ गया। ये जो 10 का अंतर आया है ये हमें देना पड़ेगा। इस एनर्जेटिक्स की बात हो रही है, जो एनर्जेटिक्स की बात हो रही है, यानी किसी केमिकल चेंज में हीट हमें देनी। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, हीट का केमिकल रिएक्शन से क्या ताल्लुक, क्या रिलेशन, कहां से आ गई? भाई बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। अब ये रिवर्स होता, अगर मान लो कम एनर्जी देनी पड़ती बॉन्ड तोड़ने के लिए, मान लो ये 5-5 होती, एग्जाम्पल के लिए, मुझे नहीं पता कितनी है बॉन्ड एनर्जी इसकी टूटने की, लेकिन मान लिया मैंने 5 है और इसकी 4 है, तो 9 एनर्जी देनी पड़ी, और एनर्जी निकली 10 और 15, 25 निकल गई एनर्जी। तो खर्चा कम हुआ, इनकम ज्यादा हो गई, तो पैसा बच गया। वो बच गया तो किस फॉर्म में जाएगा? वो तो डिपॉजिट होगा, मतलब वो एनर्जी जो होगी क्या होगी? वो हीट होगी, वो निकल जाएगी रिएक्शन में। हम बोल देंगे दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन। बचपन में पढ़े होंगे आपने छोटी क्लास में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन, तो वही एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगे। और अगर जो बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ी वो ज्यादा है, जो एनर्जी लिबरेट हुई वो कम है, तो अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी बॉन्ड तोड़ने के लिए, एनर्जी निकली कम, इसका मतलब रिएक्शन कराने के लिए बाहर से एनर्जी डालनी पड़ेगी आपको इसमें। मतलब किसी इंसान का खर्चा अगर ज्यादा हो रहा है, इनकम कम है, सपोज करते हैं कोई आदमी 2000 रुपए महीने में कमा रहा है, खर्चा कर रहा है 3000 रुपए, तो 1000 रुपए का अंतर आ गया ना। कहां से? बाहर से लेगा कहीं से, सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, उससे बाहर से लेने पड़ेंगे 1000 रुपए अगर गाड़ी चलानी है तो गड़बड़ हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, फिर सब ये रुक जाएगा अगर एनर्जी बैलेंस नहीं हुआ। कभी कभी बिल्कुल पूरा भी हो जाता है,
बहुत रेयर रिएक्शन ऐसे भी हैं कि एग्जैक्टली सेम रिक्वायर्ड हुई, एग्जैक्टली सेम इवॉल्व हो गई, ना एनर्जी लेनी पड़ी ना एनर्जी देनी पड़ी। किसी का 3,000 रुपए का खर्चा था, 3,000 रुपए पूरे पूरे कमाए, ना एक पैसा फालतू डिपॉजिट हुआ, सेविंग हुई, और ना ही ये आप बोल दो कि उसे बाहर से उधार लेना पड़ा, पूरा पूरा हो गया। 3 टाइप के रिएक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं। एक वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, एक वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, एक वो रिएक्शंस जिसमें ना एनर्जी निकलती है ना बाहर से देनी पड़ती है, मतलब जीरो चेंज। ये डेल्टा, बस दिमाग में ये रखना है कि व्हाट इज डेल्टा, चेंज क्या है। ये चेंज है, ये वाला चेंज जो एनर्जी निकली एनर्जी दी उसका अंतर डेल्टा है। यही केमिकल एनर्जेटिक्स है, कोई बहुत स्पेशल चीज थोड़ी है। बस इसका डिटेल आपको समझना है कि ये होता क्यों है, क्यों एनर्जी निकल जाती है, क्यों एनर्जी देनी पड़ती है, उसका मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया। तो ये बात समझ सकते हो आप, साइंस की या केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज के साथ, उसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स बोलते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स हम किसे बोलते हैं? अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स किसी भी प्रोसेस के लिए या किसी भी चेंज के लिए, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं, हम हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मेजर कर लें, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस है चाहे वो केमिकल प्रोसेस है, यानी ये केमिकल एनर्जेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स में ही आएगा। द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन विद एनी चेंज मतलब चाहे वो प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है और चाहे वो प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है, इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। मैंने कोई एक सिस्टम लिया समझाने के लिए, क्योंकि गैसेस स्टेट में आप पढ़ चुके हो इस टाइप की चीज, तो यही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एक कोई मूवेबल पिस्टन है, मैंने इसको प्रेशराइज करके नीचे दबा दिया, इसका वॉल्यूम V था, 5 लीटर वॉल्यूम था सपोज करते हैं, प्रेशर करके इसे नीचे दबा दिया मैंने, ये फिजिकल प्रोसेस हुआ, ये चेंज हो गया ना। पिस्टन पहले ऊपर था नीचे आ गया, वॉल्यूम पहले ज्यादा था कम हो गया, प्रेशर पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो ये चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इसमें जो हम एनर्जी चेंज या हीट चेंज की बात करेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाएगा। यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यहां कोई बॉन्ड नहीं टूटा, नया बॉन्ड नहीं बना, पुराना बॉन्ड नहीं टूटा। और थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जेटिक्स भी डील करेंगे, यानी बॉन्ड टूटने वाले प्रोसेस जो चेंज होते हैं उसमें जो हीट देनी पड़ेगी या हीट इवॉल्व होगी, दैट मींस केमिकल एनर्जेटिक्स इज ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप कह सकते हो बिल्कुल, थर्मोडायनेमिक्स में दोनों चीजें हैं, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज। केमिकल एनर्जेटिक्स में क्योंकि केमिकल वर्ड बोल दिया हमने, तो सिर्फ केमिकल चेंज को हम डील करेंगे। एक ही बड़ी सिंपल सी बात हो गई। आई होप कि ये बड़ी अच्छी तरह से आपको बात समझ आ गई होगी। कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि लिमिटेशंस हमें पहले पता होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जब हम चलते हैं तो हम उसमें ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें कभी भी कि हम इस काम से क्या क्या कर सकते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम। थर्मोडायनेमिक्स है जैसे, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बहुत सारी चीजें मेजर कर लेते हैं, जैसे हीट चेंज पता कर लेते हैं, कितनी हीट निकली, कितनी हीट देनी पड़ी, कितना वर्क किया, कितना वर्क बाय द सिस्टम हुआ, कितना वर्क ऑन द सिस्टम हुआ, टेम्परेचर चेंज कितना है, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। लेकिन ये जो वर्ड में सिस्टम बोल रहा हूं, ये सिस्टम बड़ा सिस्टम होना चाहिए। दैट मीन्स ये अगर मैं टास्क आपको 15 मॉलिक्यूल के लिए दे देता हूं, 10 मॉलिक्यूल के लिए दे देता हूं, तो आप वो जो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी उसे कहाँ रखोगे? उसे इतनी छोटी सी हीट को कहाँ संभालोगे? आप कैसे मेजरमेंट करोगे? हमारे पास लिमिटेशंस हैं। इंसान होने के नाते हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
वो बड़े लिमिटेड हैं जहां से हम चेंज को अपने किसी एपरेटस से, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। तो ये जितना भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम पढ़ेंगे वो ज्यादा बड़े सिस्टम के लिए अप्लाई होगा, बहुत माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। यानी अगर आपको कहा जाए कि 25 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया इतने मॉलिक्यूल के साथ, तो हम थ्योरेटिकली तो निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली हम मेजरमेंट नहीं कर सकते एनर्जी चेंज का। थर्मोडायनेमिक्स जो एप्लीकेबल है। अच्छा, फिर प्रेशर, वॉल्यूम, भाई 25 मॉलिक्यूल का आप क्या वॉल्यूम निकाल लोगे, कितना निकल जाएगा? थ्योरेटिकली निकाल सकते हो आप कि एक मोल का 22.7 लीटर आ गया एसटीपी पर, तो 25 मॉलिक्यूल का कितना होगा, तो आप निकाल के देख लो कितना कम निकलेगा। तो हम उसे प्रैक्टिकली कैसे मेजर करेंगे? मान लो 1 लीटर का 10 मिलियनवा पार्ट है वॉल्यूम, 1 लीटर का 10 मिलियंथ पार्ट अगर हो जाता है तो हम उसे मेजर कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। तो लिमिटेशन है इसकी। लिमिटेशन क्या है कि हम इसे सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को, थर्मोकेमिस्ट्री को। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए हम मेजरमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम किन किन चीजों को डील करेंगे? हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करेंगे टेम्परेचर को, थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करेंगे प्रेशर को, थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करेंगे वॉल्यूम को। तो ये बल्क में होनी चाहिए। बल्क में मतलब कम से कम 1 मोल तो हो, चलो 0.1 मोल चल जाएगा, 0.01 मोल चल जाएगा, किसी हद तक 0.001 मोल भी चल जाएगा। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि 1000 मॉलिक्यूल हैं, तब नहीं चलेगा। 1000 मॉलिक्यूल में तो बहुत कम मोल्स होंगे। बल्क प्रॉपर्टी के लिए ये एप्लीकेबल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी ये है। ठीक हो गई बात? तो जो बात मैंने बताई वो ये लिखी है सामने, इसे सोचो अच्छी तरह से क्या है। सेकंड लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक्स की ये है कि ये मॉलिक्यूल एंड एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। फिर थर्मोडायनेमिक्स एग्जिस्ट ही ना कर पाता, फिर फिजिकल प्रोसेस में हम अप्लाई नहीं कर पाते। फिर ये रिलेटेड है सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ मोल से, प्रेशर से, वॉल्यूम से, इनसे रिलेटेड है। ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेंट है, मॉलिक्यूल लीनियर है, मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, इसको थर्मोडायनेमिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। बस उसको तो इस बात से मतलब है कि चेंज जो हो रहा है वो बॉन्ड टूटकर कितनी एनर्जी दी, कितनी एनर्जी निकली। स्ट्रक्चर उसका कुछ भी हो, इस बात को डील नहीं करता थर्मोडायनेमिक्स की मॉलिक्यूल की शेप, स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट क्या है, इसको बिल्कुल डील नहीं करता। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का। एक लिमिटेशन ये है थर्मोडायनेमिक्स की। इसके अलावा एक लिमिटेशन और है। थर्मोडायनेमिक्स को मतलब है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन लिखा था, उसके बारे में सोचो। CH4 था एक, मीथेन is reacting with chlorine, giving you CH3Cl plus HCl। ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। अब बीच में क्या हुआ इससे मतलब नहीं है। यहां बीच में ये बॉन्ड टूटा, कैसे टूटा, टूटने के बाद क्या बना, जैसे मैंने अभी समझाने के लिए आपको लिख दिया था कि ये बॉन्ड टूट गया और ये बन गया एक H H एंड H प्लस, साथ में एक मैंने लिख दिया H, बॉन्ड तोड़ के ये लिख दिया।
अब थर्मोडायनेमिक्स को इस बात से मतलब नहीं है कि आए सिर्फ एक बॉन्ड टूटा या चारों बॉन्ड टूट गए, कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, फिर दोबारा से कोई रिएक्शन हो गया, इन बिटवीन क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स को इससे मतलब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स डील करता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से, यानी इसकी एनर्जी कितनी है, ई फाइनल, इसकी एनर्जी कितनी है, ई इनिशियल, बस। इन बिटवीन एनर्जी कभी कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उससे कोई डील नहीं करता थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि थर्मोडायनेमिक्स पाथ से रिलेटेड नहीं है। यानी समझाने के लिए मैं अगर आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल, कोई पर्सन है, वो यहां पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड स्टेट है, और ये कोई बड़ी बिल्डिंग है और इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अब इसको 10 पर पहुंचना है, 10th फ्लोर पर पहुंचना सपोज करते हैं, तो इसकी इनिशियल स्टेट है ये, और फाइनल स्टेट इसकी ये हो जाएगी, ये किसी भी तरह से लिफ्ट लेकर के या स्टेयर से, एलिवेटर से, कैसे भी जाए, ये फाइनल स्टेट सेकंड स्टेट पर पहुंच गया। अब यहां पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एलिवेटर से पहुंच गया, ये पहले 16 पे पहुंच गया फिर वापस 10 पे आ गया, ये पहले 20 पर पहुंच गया फिर वापस 10 पर आ गया। तो भैया वो इसका अपना इशू है, थर्मोडायनेमिक्स से डील नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक्स देखेगा बस ये इनिशियल पे क्या एनर्जी थी, फाइनल पे इसकी क्या एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स बस इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी को डील करेगा, उसके पाथ को डील नहीं करता। इन बिटवीन क्या हुआ है, अब मुझे यहां से सपोज करते हैं मोहाली चंडीगढ़ से अंबाला जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं, किसी का मन करता है पटियाला निकल जाए, राजपुरा होता हुआ इधर आ जाए, एक सीधा रास्ता भी है डायरेक्ट। मैं सेलेक्ट करता हूं कि मैं वाया पंचकुला होता हुआ चला जाऊं। सब केसेस में जो चेंज ऑफ एनर्जी आएगा थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सेम आएगा, पाथ अलग अलग हो गए हैं, पाथ को डील करता ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स इज डीलिंग विद फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। डिस्टेंस कितना आपने तय किया, सो कॉल्ड आप सोच सकते हो जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो वैसा कुछ सोच सकते हो, लेकिन यहाँ एनर्जी है, यहाँ हीट है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की हम बात करते चले जाएंगे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स किस चीज को डील करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को डील करता है। ये जो हम पाथ बीच में फॉलो करते हैं उस पाथ से इसका कुछ लेना देना नहीं है। एक और बात रहती है, उसी आदमी पर आ जाओ जो भाई साहब खड़े थे ग्राउंड फ्लोर पर, और ये बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग थी, ये 10 पे पहुंचना था इन्हें, 10 नंबर पर है, ये 20 की या और भी ज्यादा हो सकती है। अब पहुंचे तो ये 10 पर ही, 3 बार पहुंचे, ये एक बार पहुंच गए बड़ी स्पीड के साथ, एक एलिवेटर था बड़ा हाई स्पीड एलिवेटर था, बड़ी तेज, एक बार ये बड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में गया, एक बार तीसरी स्पीड से, यानी रेट पहुंचने का इनका अलग अलग था। एक बार टाइम ज्यादा लिया इन्होंने, 10th फ्लोर पे पहुंचने में 10 मिनट लगाए, एक बार मोड सेम था, पाथ की बात नहीं चेंज हो रही, पाथ चेंज नहीं किया, पाथ सेम रखा, एक बार 3 सेकंड वाला एलिवेटर लिया, वो सेम एलिवेटर कोई ऐसा है उसकी स्पीड कभी तेज हो जाती है, स्पीड रेगुलेटर है उसमें सपोज करते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मशीन है। एक बार आपने स्पीड 5 मिनट की लगा दी, एक बार 2 मिनट की, एक बार 10 मिनट की। थर्मोडायनेमिक्स को इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डील कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से। कोई रिएक्शन बड़ा स्लो हो रहा है, एनर्जी उसमें अगर वो सेम रिएक्शन फास्ट कर दिया जाए या और ज्यादा स्लो कर दिया जाए, तो जो एनर्जी चेंजेस आएंगे वो सेम आएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फाइनल स्टेट
एंड इनिशियल स्टेट के चेंज को डील करता है। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन से थर्मोडायनेमिक्स का कुछ लेना देना नहीं है। वो तो आपका टाइम बच जाएगा, बस ये बात है। अगर आप रिएक्शन को फास्ट कर देते हो टाइम बच जाएगा, लेकिन जहां तक एनर्जी का क्वेश्चन है, एनर्जी उतनी लगेगी जितनी आप स्लो करने में लगा रहे थे, उतनी फास्ट बस वो ज्यादा टाइम में लग रही थी पहले एनर्जी, अब कम टाइम में लग जाएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ नहीं है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम डील करते हैं कि कौन सा रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है, कौन सा रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है। ये केमिस्ट्री की बिल्कुल अलग ब्रांच है, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। आप +2 में पहुंचोगे तो एक चैप्टर मिलेगा आपको बहुत बड़ा, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट्स, उसकी स्पीड कितनी है, कितना जल्दी रिएक्शन होता है, कितना लेट होता है, उनको डील करते हैं। उसका कोई रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स अलग चीज है। हाँ, के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पढ़ेंगे उससे हो सकता है रिलेशन, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इन सारी चीजों से रिलेटेड नहीं है। एक बात ये जो हमने पढ़ी अभी तक, ये आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी होती हैं। क्या क्या टर्म्स हम देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है, ये बहुत आसान बात है फिर भी, लेकिन कई बार अननेसेसरीली कंफ्यूजन हो जाता है जब बातें पता नहीं होती। एक तो यूनिवर्स जानते ही हो आप, हमारे चारों तरफ हमें छोड़ के जो भी कुछ है वो यूनिवर्स है। जहां तक भी हम सोच सकते हैं उसमें स्टार, मून्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एक तो हम हैं और हम यूनिवर्स के अंदर है ना, तो हमारे अलावा बाहर जो भी कुछ है वो यूनिवर्स है। लेकिन हम जो डील करते हैं वो पूरे यूनिवर्स को तो नहीं करते। एक बहुत छोटी सी दुनिया है जिसको हम डील करते हैं, वो हमारा सराउंडिंग होगा जिसको हम डील करते हैं। यूजुअली जैसे आजकल हम कोविड पीरियड में कहाँ हैं, घर के अंदर है। बिल्कुल हमारा जो सराउंडिंग है बड़ा छोटा हो गया है। बस अगर कोई मान लो 1 महीने तक घर के बाहर नहीं निकला है, 4 दीवारी में बिल्कुल कैद है, तो सराउंडिंग उसका वो है, वो ठीक है, वो सराउंडिंग यूनिवर्स के अंदर ही है, लेकिन वो डील किसको कर रहा है? वो डील सिर्फ सराउंडिंग को कर रहा है। वो यूनिवर्स को, सारे यूनिवर्स में से उसका फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है बाद में हो जाए फिलहाल, लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस टाइम पर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो उसके आसपास है बस वो सराउंडिंग कहलाएगा। हमारे सराउंडिंग को हमसे कुछ एक पार्टीशन मिलता है, ये हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है, और हम यहां पर हैं कहीं, सपोज करते हैं ऐसा कुछ मान लो, तो ये हम हुए, ये बाहर सराउंडिंग हुआ, कुछ जो भी हमें इससे सेपरेट करेगी लाइन, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? जिसको हम देख रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है सिस्टम। बाहर सराउंडिंग, सराउंडिंग एंड सिस्टम को जो पार्टीशन सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। अब जैसे हम किसी बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पर मैं आता हूं, इस बीकर में कोई केमिकल रखा हुआ है, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई सारी। बाहर जो भी कुछ है ये इसका सराउंडिंग हो गया, जो भी इससे कुछ निकलेगा इसके सराउंडिंग में जाएगा। पहले पहले तो सराउंडिंग में ही जाएगा, यूनिवर्स तो बात की बात है। सारे यूनिवर्स से रिलेशन हम नहीं देखेंगे, रिलेशन हम बस आस पास से देखेंगे, चेंज अगर हम ऑब्जर्व करने की बात करेंगे।
हम बाहर से कुछ अगर इसमें डालेंगे तो यहीं जो लैब होगी आपकी उसी में से उठा के कुछ डालोगे। ऐसा थोड़ी है कि बस जब भी कुछ डालना होगा तो यहां से निकल के बॉम्बे से जाओगे, बॉम्बे से फिर लेके आके इसमें डालोगे। है जबकि वो भी सराउंडिंग कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इसके डायरेक्ट सेपरेट कौन कर रहा है इसे? ये एक बाउंड्री सेपरेट कर रही है। तो ये तीन चीजें, चार चीजें हैं सिंपल सी। एक जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसे हमने देखना है कि चेंज यहां क्या आ रहा है, वो है सिस्टम। इसके बाहर सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग को जो पार्टीशन सेपरेट करता है वो बाउंड्री। और ये सारा का सारा कुछ सराउंडिंग एंड सिस्टम जिसके अंदर है वो बहुत बड़ी कोई चीज है, दैट इज यूनिवर्स। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से तीन चीजों की पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बोलेंगे हम जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये नहीं बताया जाएगा कि व्हाट इज सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग आ गई सपोज करते हैं, फिर सिस्टम आ गया, फिर बाउंड्री आ गई, तो वहां तो लिखा होगा बस कि बाउंड्री है, सराउंडिंग है, तो इसके मीनिंग आपको खुद पता चल जानी चाहिए। ये तीन चीजें आपको अच्छी तरह से, चार चीजें पता होना जरूरी है। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली लाइन बाउंड्री कहलाती है। सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलकर के क्या बना देंगे? यूनिवर्स बना देंगे। यानी ये सारा का सारा जो भी कुछ है, सिस्टम है, सराउंडिंग है, वो यूनिवर्स के अंदर है। और सिस्टम को सेपरेट करने वाला जो भी पोर्शन है उसको हम बोलेंगे कि ये बाउंड्री है। तो ये मैंने, आई होप के समझ आ गई होगी। आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं है कहीं भी, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये टर्म्स बार बार आते हैं, तो बड़े क्लियरली पता होना, कई बार बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, बाउंड्री की इंपॉर्टेंस हो जाती है। कई बार बाउंड्री बिल्कुल क्लियर कट होती है। बीकर पर वापस आ जाओ, ये बाउंड्री क्लियर कट है बिल्कुल यहां, लेकिन क्लियर बाउंड्री है ही नहीं। तो बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि कहीं बाउंड्री होगी होगी। बहुत सारा एरिया ऐसा भी होता है जहां सराउंडिंग एंड सिस्टम में हम कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री बना ही नहीं पाते हैं। ओपन सिस्टम है, यहां से नए टर्म और निकल करके आएंगे। मैं इसको ढक्कन ढक देता हूं, बाउंड्री अब बिल्कुल चारों तरफ है, क्लियर है, क्लोज कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया पूरा। तो इंपॉर्टेंस है भी बड़ी अपनी जगह, समझना प्रॉपरली जरूरी भी है इसको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम के साथ सराउंडिंग में कहीं बाउंड्री डिस्टिंक्ट क्लियर हो ही, एक इमेजनरी बाउंड्री भी हो सकती है। हम जस्ट मान सकते हैं कि एक इमेजनरी बाउंड्री है कहीं चारों तरफ। तो मैं ये जस्ट इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं, समझा तो मैंने दिया ही, आप जस्ट इसको एक बार देख लो, जो डेफिनेशन है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री की, बड़ी तेजी से इसको एक बार रीड कर लो, नोट कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लो, फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे, सिस्टम के टाइप्स करेंगे हम। इस सारे के सारे प्रोसेस में, यानी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने चलेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज होगा वो सिस्टम होगा, क्योंकि सिस्टम में ही होना है जो भी कुछ होना है। सो कॉल्ड ये बीकर है, एक तो ये बीकर ले लो एग्जाम्पल, और एक वो पिस्टन ले लो। ये एक मूवेबल पिस्टन है, इसको हम प्रेशराइज करते हैं, वॉल्यूम कम हो जाएगा, अपवर्ड करूंगा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। चाहे वो केमिकल चेंज है, सिस्टम चाहे केमिकल सिस्टम है, ये वाला बीकर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिस्टम केमिकल रिएक्शन हो गया, और ये फिजिकल चेंज भी हो सकता है। तो ज्यादा फोकस तो सिस्टम पर ही रहेगा। सिस्टम को अगर हम इलेबोरेट करते हैं तो सिस्टम कई सारे टाइप के होते हैं।
सिस्टम बाउंड्री के बेस पर हम 3 टाइप के बोल रहे होते हैं। तो मैं डिटेल बता रहा हूं आपको सिस्टम की। हम बाउंड्री के बेस पे जब कैटेगराइज करेंगे तो ओपन सिस्टम, खुला बिल्कुल, यानी सराउंडिंग में इसकी वेपर्स या सराउंडिंग में इसका मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, बंद कर दिया हमने, अब सराउंडिंग में कुछ जा नहीं सकता, लिमिटेशन के साथ कुछ जा नहीं सकता, मतलब मैंने बीकर को पूरी तरह बंद कर दिया, सील्ड कर दिया, उसमें से अब कोई गैस बाहर नहीं जा सकती, बाहर से कोई गैस बीकर में नहीं आ सकती। लेकिन भाई हीट तो जा आ सकती है अभी भी, आप बीकर को हीट अभी भी कर सकते हो, यानी जो भी कुछ हो रहा है बीकर के अंदर होगा लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो हम बाउंड्री के बेस पर 3 टाइप के सिस्टम बोल रहे होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, जो फेज होते हैं, जैसे ये तो बड़ा सिंपल है, होमोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस होता है, यानी सेम अगर सारा कुछ है, सिस्टम बिल्कुल एक जैसा है परफेक्टली, तो वो होमोजेनियस सिस्टम होगा। उसमें कई सारे डिफरेंट टाइप के हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है उस सिस्टम में, तो ये हेट्रोजेनियस होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री जब मैं इसको कैटेगराइज करूंगा तो ओपन सिस्टम होगा, एक क्लोज सिस्टम होगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड का एंड क्लोज का अलग अलग मीनिंग है। क्लोज का मतलब ये हो गया, कोई बीकर है, इसको आपने बंद, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, इसमें से मटेरियल नहीं जा आ सकता है, लेकिन सराउंडिंग से ये हीट अभी भी एक्सचेंज कर सकता है। आप सराउंडिंग से हीट इस क्लोज्ड सिस्टम को दे सकते हो। प्रेशर कुकर में क्लोज सिस्टम होता है, अगर उसकी विसल जो है वो ऊपर ना करें हम, उसमें से कुछ ना निकले, थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, लेकिन हीट फिर भी आप उसे दे सकते हो, हीट उससे बाहर निकल सकती है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, हम ना तो मटेरियल को आर पार जाने दें और ना एनर्जी को, हीट को आर पार जाने दें। जैसे थर्मस बॉटल में होता है, कोशिश करते हैं हम, पूरी तरह से तो नहीं हो पाता, एक दिन में 2 दिन में पानी ठंडा हो ही जाता है गर्म रखा हुआ, या ठंडा रखा हुआ गर्म हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि हम कोशिश ये करते हैं कि ना तो मटेरियल ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, यानी इंटरेक्शन ना करे ये सराउंडिंग से, यानी जो बाउंड्रीज हैं वो सील्ड कर दी जाए एंड इंसुलेटेड कर दी जाए। इसकी तो बाउंड्री सिर्फ सील्ड है, क्लोज सिस्टम में बाउंड्री सिर्फ सील्ड है, इंसुलेटेड नहीं है। इंसुलेटेड का मतलब कोई जैकेट लगा करके थर्माकोल की, यहां पर थर्माकोल की, यहां थर्माकोल की, और एक करके जैसे थर्मस में होता है वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं अंदर, बाहर की हीट इधर नहीं आ सकती, इधर की हीट बाहर नहीं जा सकती। 100% ये करना पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। फिर तो आप किसी चीज को मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे रखते और 5 साल के बाद 50 डिग्री पर ही निकाल लेते बाहर, ऐसा नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए हम जब तक उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, हम कह सकते हैं कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं आया है, हीट नहीं दी है उसने, हीट नहीं ली है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम किसे कहेंगे, जो सील्ड भी हो, इंसुलेटेड भी हो। क्लोज सिस्टम हम किसे बोलेंगे, जो सिर्फ सील्ड हो, इंसुलेटेड ना हो। ओपन तो है ही, ओपन मतलब खुला है, ना तो इंसुलेटेड हो और ना सील्ड हो। अब जब इंसुलेटेड होगा तो सील्ड तो होगा ही, बिना सील किए इंसुलेशन तो कर ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कि आपने इंसुलेशन यहां किसी बीकर में बस यहां तो जगह छोड़ दी और यहां इंसुलेशन कर दिया चारों तरफ, तो क्लोज तो हुआ नहीं ना ये, यहां से मटेरियल भी निकलेगा, हीट भी निकलेगी सारी। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, 3 तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ डाउट है तो पूछ लो जल्दी से।
तो मैं ये जो बातें मैंने बताई हैं इनकी डेफिनेशन पर आ रहा हूं कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। ओपन सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ना तो बाउंड्री इसकी सील्ड होती है और ना इंसुलेटेड होती है। मटेरियल हम ट्रांसफर कर सकते हैं और एनर्जी भी तो करेंगे। जब मटेरियल हो रहा है तो एनर्जी क्यों नहीं होगी? एग्जाम्पल हो गया जैसे सोडियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ओपन बीकर में रिएक्शन कर रहा है अगर, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एक ओपन सिस्टम का। क्लोज सिस्टम हम किसे बोलते हैं? कोई ऐसा सिस्टम जिससे हम एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकें, हीट एक्सचेंज कर सकें, लेकिन मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर सकें। तो एनर्जी किस फॉर्म में चेंज की जाएगी? किसी भी टर्म की एनर्जी, चाहे वो हीट है, चाहे वो वर्क है। इंपॉर्टेंट बात हो गई ये वर्क, अभी तक आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो वर्ड के बारे में। हीट के अलावा हम वर्क भी करवा सकते हैं सिस्टम से, एनर्जी की एक फॉर्म वर्क है, हीट वर्क या रेडिएशन। निकल गया कोई? बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें लाइट निकलती है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट डालने पर होते हैं, फोटोसिंथेसिस एग्जांपल कॉमन है, उसके अलावा नहीं होते। तो क्लोज सिस्टम में ये होना पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एग्जांपल है। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन को हम क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, ली जा सकती है। लेकिन यहां थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ हीट एंड वर्क की बात करेंगे, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क, दो चीजों को फोकस करेंगे। रेडिएशन से हमारा मतलब नहीं रहेगा, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब नहीं रहेगा। क्लोज सिस्टम एक ही हो गए। तो ये जो बाउंड्री होती है ये सील्ड होगी, लेकिन हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, बाउंड्री को इंसुलेटेड नहीं बोलेंगे। मान लो कोई ट्यूब है, हमने उसे पूरी तरह से बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है, और उसमें वाटर वेपर्स हैं, वाटर के साथ हीट किया, वेपर वहीं की वहीं निकलेंगी, वहीं के वहीं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये कोई बीकर ही लो, ट्यूब लो, इसमें वाटर है, यहां से मैंने बंद किया, इसे सील्ड कर दिया, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग ग्लास की कोई ट्यूब है, हीट करना शुरू किया, वेपर्स आएंगे, लेकिन वेपर बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत है तो बहुत है, ये लिक्विड सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर बहुत हो जाएगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो सारा का सारा वेपर फिर लिक्विड में आ जाएगा। मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा अंदर जो है, लेकिन एनर्जी में चेंज आ सकता है। एनर्जी ये सिस्टम को दे सकता है, और बाहर से तो ले ही रहा है एनर्जी, हीट करने पर ही तो वेपर्स बने ना इसके। तो इसमें हम सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कर पाए, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो इस क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम अभी मैंने बताया आपको, सील्ड भी होगा, इंसुलेटेड भी होगा, सराउंडेड से पूरी तरह, सराउंडिंग से पूरी तरह से कटा हुआ होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं है। आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग भी समझते हो, आइसोलेट हो गया हो तो तैयारी करने में लग गया पूरी तरह से, बस आइसोलेट हो गया दुनिया से। तो ना तो एनर्जी चेंज कर रहा है वो, और ना ही मटेरियल चेंज कर रहा है किसी तरीके का, कुछ लेना देना नहीं। ये वर्ड हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो ये भी तो वही काम कर रहा है आइसोलेटेड सिस्टम भी, ना तो लेता है कुछ बाहर से एनर्जी, मटेरियल लेता नहीं, ना देता है, ना एनर्जी मटेरियल देता है। वही हम डेली लाइफ में बोलते हैं, तो आइसोलेट हो गया बिल्कुल। आइसोलेशन में रख देते हैं वो जो पेशेंट्स कोविड के सारे, आइसोलेशन मतलब बिल्कुल एक्सचेंज बंद पूरी तरह से, बड़ा लिमिटेड। वो तो करना पड़ेगा, इंसान है तो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ लगी होगी बात। एग्जाम्पल हम थर्मस का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल थर्मस बॉटल का हम ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हम होमोजेनियस सिस्टम पर आए, पूरी तरह से जो यूनिफॉर्म होता है सिस्टम, उसको हम
होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा जो यूनिफॉर्म हो। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है, लिक्विड है तो लिक्विड है, गैस है तो गैस है। एक फेज होता है उसमें बस। फेज का मतलब लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, गैस है तो गैस। दो या दो से ज्यादा फेजेस नहीं होते। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका। प्योर सिंगल सॉलिड या लिक्विड या गैस या मिक्सचर भी हो सकता है, गैसेस का मिक्सचर। अब ये पूरा मिला के तो गैस ही है ना, लेकिन होमोजीनियस होना चाहिए, एक साथ मिक्स होनी चाहिए। कहीं कोई गैस ज्यादा कहीं कोई गैस कम नहीं होनी चाहिए, एक जैसा हो। उनका कंपोजिशन हर जगह, रेशो गैसेस का एक जैसा हो तो मिक्सचर हो सकता है होमोजीनियस में। ऐसा मत बोलना कि बस एक ही गैस हो सकती है होमोजीनियस में। ट्रू सोल्यूशन मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व जब कोई चीज हो जाती है तब हम उसे ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। परफेक्टली डिसॉल्व होने वाले ट्रू सोल्यूशन होते हैं। तो जैसे मैंने ये होमोजेनियस सिस्टम बताया, ये तो बिल्कुल एक ही टाइप के मटेरियल के लिए प्योर सिंगल सॉलिड होना चाहिए, लेकिन कहीं किसी सिस्टम में लिक्विड एंड गैस दोनों इकट्ठे मौजूद हैं तो लिक्विड का फेज अलग है। फेज बोला जाता है उसकी स्टेट को, मटेरियल की। लिक्विड फेज, वेपर फेज, सॉलिड फेज। तो अगर दो या दो से ज्यादा फेजेस इकट्ठे अवेलेबल हैं तब हम उसको हेट्रोजेनियस सिस्टम बोल रहे होंगे। तो ये सिस्टम के टाइप को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बाउंड्री के बेस पर अगर मैं सिस्टम को कैटेगराइज करता हूं तो ये वाला सिस्टम है जैसे सामने लिखा है कि तो ये बीकर है, इसका ऊपर से ये यहां से ओपन है। ओपन अगर है तो ये क्या कर रहा है, हीट इससे निकल रही है बाहर। हीट बाहर से अंदर भी दे सकते हो, मटेरियल भी बाहर आ रहा है। ये जस्ट हमने स्केच किया है इसे सोचने के लिए कि ये कैसा होगा सिस्टम। बीकर की बात हो रही है अगर। सेकेंड फेज में मैं क्या करता हूं, तो इस सिस्टम को क्या बोलोगे आप, ओपन। जो सामने है ये तो है ओपन, लेकिन अगर इसी सिस्टम में यहां से मैं कवर कर देता हूं इसको ऊपर से, ढक्कन लगा दिया ये एक, तो अब मटेरियल तो निकलेगा नहीं, लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है अभी भी। हीट बाहर निकल रही है, रिवर्स भी पॉसिबल है। ये मटेरियल निकलने की कोशिश करेगा वेपर्स उठ के बाहर, लेकिन यहां अभी ढक्कन लग गया है तो ये वापस इसी में आ जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। क्लोज सिस्टम हो गया। और एक और तीसरे टाइप का जो इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड फ्लास्क लिया, अब इसको कवर कर दिया पूरी तरह से, चारों तरफ से इंसुलेशन कर दिया। अब इसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा और ना ही हीट इससे बाहर निकल पाएगी। किसी भी कंडीशन में ये पूरी तरह से ना तो बाहर निकलेगा। हम तीनों को इकट्ठे एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। इंसुलेटेड, ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज्ड, ओपन। इंसुलेटेड या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड भी कह सकते हो, इंसुलेटेड भी कह सकते हो। इंसुलेटेड जब होगा बिना सील्ड हुए नहीं हो सकता, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। एक डेफिनेशन रह गई थी हेट्रोजेनियस सिस्टम की, वो भी मैं आपको पूरी बता देता ही हूं। हेट्रोजेनियस सिस्टम में जब नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल होते हैं, दो से ज्यादा या दो से ज्यादा फेजेस होते हैं, जैसे आइस इन कांटेक्ट, एग्जांपल क्योंकि रह गया था तो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आइस इन कांटेक्ट विद वाटर। इसी तरह से कोई सॉलिड, वेपर, वेपर एंड लिक्विड, ये सब हो सकते हैं। समझ आ गई होगी बात ये टर्मिनोलॉजी हम कर रहे हैं, टर्म्स हमें पता चल जाएंगे तो चीजों को डील करना आसान हो जाएगा।
एक सिस्टम को हम बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अभी आपने पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां पर होंगे, बल्कि जिन्हें हम देख पाए, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर पाए, जिनको हम मेजर कर पाए, मेजरमेंट कर पाए, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा। और माइक्रोस्कोपिक क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा जिसको हम देख ना पाए, ऑब्जर्व ना कर पाए, उसकी गिनती काउंटिंग ना कर पाए। प्रैक्टिकली हो रही है बात, थ्योरेटिकली तो हम कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो आपको बोल दिया जाए कि 10 टू द रेज माइनस 10 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, तो आप बता सकते हो। हालांकि ये भी बहुत सारे होंगे, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली लेकिन अगर इतने कम हम लेंगे तो हमें नजर ही नहीं आएंगे वो। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं। कौन कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? वही जो भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये प्राइमरीली और इनकी ड्राइव्ड रिलेटेड भी हैं इससे। कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? जैसे प्रेशर, जैसे वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर, ये तो कॉमन है। लेकिन इनसे जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी करने कोई चीज कितनी, मतलब कह देना चाहिए अपनी लैंग्वेज में कि कोई कितनी विस्कस है, मतलब कितनी गाढ़ी चीज है कोई। जैसे शहद होता है, हनी है, और एक वाटर है, तो शहद ज्यादा विस्कस है, विस्कोसिटी ज्यादा है। ये तो बल्क में ही देख सकते हैं हम, 5 मॉलिक्यूल की क्या विस्कोसिटी चेक करेंगे? हम कम से कम बड़े नंबर, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं। प्रेशर है, 10-15 मॉलिक्यूल का क्या प्रेशर चेक करोगे? माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में यही हमने डील किया था कि थर्मोडायनेमिक्स डील करता है सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से एसोसिएटेड होती है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होते हैं? जिनमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बल्क में, यानी कि मॉलिक्यूल अवेलेबल रहते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। अब जो काम की बात आना शुरू हो गई है, ये तो बड़ी सीधी सीधी सी चीजें हैं, इसके बाद में भी सिंपल हैं चीजें, बहुत मुश्किल नहीं है। बस आप जो पढ़ लिया उसे पक्का करके आगे बढ़ो। एक पांव अगर अच्छी तरह मजबूत पड़ता है तो सेकंड फेज में, सेकंड स्टेप में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत हमेशा तब आती है जब बेसिक्स नहीं पता है, किसी को सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम पता नहीं है और आगे बढ़ते चले गए, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो जो बेसिक चीजें होती हैं उन्हें पक्का करके आगे बढ़ा करो। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम फर्दर दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ये काम की बात है, अभी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। बड़ी सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आपको इस डेफिनेशन को पढ़ने के लिए कोई डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। अब देखो, हैं ये मैक्रोस्कोपिक, ध्यान रहे माइक्रोस्कोपिक की बात ही नहीं करनी है, मैक्रोस्कोपिक की बात करनी है, जो बल्क पे डिपेंड कर रही है। कौन सी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूंगा? इन सब की। इन्हें दो पार्ट में कैटेगराइज करूंगा मैं: वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन। बहुत सारी और दूसरी चीजें भी हो सकती है। इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी?
इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, बात ध्यान रखना। हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ही मेजर कर सकते हैं इनको, लेकिन इंडिपेंडेंट होती है ये प्रॉपर्टी मैटर की क्वांटिटी पर। एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, तो आपको बात समझ आ जाएगी। आपने फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रखा है। आपको कहा जाता है कि एक बड़ा बीकर है 1 लीटर का, इसमें मैंने 0.5 मोल डिजोल्व कर रखे हैं, किसके? NaOH के। डिजोल्व करने के बाद 1 लीटर में मैंने डिजोल्व कर दिया, तो आपको पता है कि इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी 0.5। मोलर सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल डिजोल्व पर लीटर इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब मैं इसमें से आधा कर देता हूं, हाफ लीटर ले लेता हूं, उस हाफ लीटर की मोलैरिटी कितनी रहेगी? 0.5 मोलर। मैं फिर और आधा कर देता हूं, 1/4 लीटर, और आधा कर देता हूं, और आधा, और आधा। मैं एक ड्रॉप निकाल लेता हूं, ड्रॉपर लिया मैंने, एक ड्रॉप ले लिया इस सॉल्यूशन का, सिर्फ छोटा सा एक ड्रॉप लेने पर उसकी मोलैरिटी पूछी जाएगी, तो आप तभी भी 0.5 मोलर ही तो बोलोगे। भाई इसमें क्वांटिटी कम हुई है तो वॉल्यूम भी तो कम हुआ है सॉल्यूशन का। ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल पक्की बात है कि हम निकाल सकते हैं बल्क मॉलिक्यूल के लिए ही, हम 5 मॉलिक्यूल के लिए प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते हैं मोलैरिटी को, लेकिन ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। कैसे डिफाइन हम करते हैं? द प्रॉपर्टी विच इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम कितने एग्जांपल ले सकते हैं? टेम्परेचर है, सपोज करते हैं एक ब्लॉक है आपके पास, बड़ा सा आयरन का ब्लॉक है, 1 मीटर लंबा है, ये 15 सेंटीमीटर चौड़ा ब्लॉक है, ये सपोज करते हैं। इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने इसे आधा कर दिया तो टेम्परेचर थोड़ी आधा हो जाएगा, टेम्परेचर तो 40 रहेगा ना। अब मैंने इसका एक छोटा सा पीस ले लिया, उसका टेम्परेचर भी 40 रहेगा, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट है, सपोज करते हैं आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने ग्राम आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग मेल्टिंग टेम्परेचर, तो आप कहोगे ये कौन सा क्वेश्चन पूछा है, चाहे जितना लो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। चाहे आप 1 किलोग्राम आइस लो, चाहे 1 ग्राम आइस लो, चाहे ½ kg आइस लो। तो ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। बहुत सारी लेकिन चीजें ऐसी हैं, प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड करती हैं क्वांटिटी पर। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी बोलता हूं वॉल्यूम, 1 लीटर मैंने लिया, अब मैंने इसे हाफ कर दिया, आधी कर दी क्वांटिटी, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। 1/4 कर दिया, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छी तरह से समझना है इसको, इसमें बड़ा कंफ्यूजन लग जाता है। और जैसे द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट, दोनों की दोनों मैक्रोस्कोपिक हैं, ये बात याद रखना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये मैक्रोस्कोपिक, क्वांटिटी पर क्योंकि डिपेंड नहीं कर रही है। भाई इंडिपेंडेंट बता रहे हैं हम, लेकिन जब मेजरमेंट करेंगे तो बल्क में ही मेजरमेंट किया जाएगा। आपसे ये थोड़ी कहा जाएगा कि 1/,
10,000 ग्राम आयरन है आपके पास, उसका टेम्परेचर मेजर करके बताओ, कैसे कर पाओगे? वो तो दिखेगा भी नहीं इतना कम ग्राम, उसमें थर्मामीटर कहां लगाओगे? मैक्रोस्कोपिक है प्रॉपर्टी टेम्परेचर, लेकिन इंटेंसिव है। हीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, हीट अलग चीज है। टेम्परेचर, the property which do not depend upon the quantity of matter present in the system or size of the system are called intensive property. एग्जाम्पल्स काम के रहेंगे। प्रेशर है भाई, प्रेशर जब किसी का है तो हर जगह पे प्रेशर, कहीं किसी सिस्टम में यहां पर भी प्रेशर उतना ही है, इधर भी उतना ही होगा, इतना होगा, किसी भी चीज का प्रेशर है। अब हमारे जो सी लेवल है उस पर प्रेशर हर जगह पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। टेम्परेचर अभी मैंने एग्जांपल दे करके बताया। डेंसिटी, आइस की कुछ डेंसिटी है सपोज करते हैं, या किसी सोल्यूशन की डेंसिटी ली, 1 ड्रॉप की भी उतनी डेंसिटी होगी, पूरे 1 लीटर की भी उतनी डेंसिटी होगी। स्पेसिफिक हीट, इसको करेंगे डिस्कस हम, क्या होती है स्पेसिफिक हीट। सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बताया मैंने भी, बॉइलिंग पॉइंट, एक ड्रॉप वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होगा, 1 लीटर वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करेगा, टेम्परेचर उतना ही रखना पड़ेगा। वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम नहीं है ये, एक मोल का वॉल्यूम तो फिक्स है ना भाई, पर मोल तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहता। अभी मोलैरिटी बताया था मैंने, एक ड्रॉप की मोलैरिटी भी उतनी होगी, 1 लीटर की मोलैरिटी भी। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम बड़ा सिंपल एग्जांपल है, मास बड़ा एग्जांपल है। ये मैंने कोई आयरन का वही वाला पीस लो, इसका टेम्परेचर चेक किया था, अब मास ले लो, आधा कर दो तो मास कम हो जाएगा, और आधा कर दो मास कम, और कम कर दो। वॉल्यूम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंटरनल एनर्जी। किसी मॉलिक्यूल की अपनी कुछ एनर्जी होती है इंटरनल, वो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा हैं उतनी ही एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अभी एंथैल्पी, एंट्रोपी पढ़ेंगे हम, वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एडिटिव होती है नेचर में। एडिटिव का मतलब मैंने एक पीस लिया आयरन का, 1 kg था, एक और ऐसा ही पीस ले लिया तो ऐड हो गया मास इसका, 2 kg हो जाएगा। टेम्परेचर एडिटिव नहीं है। अगर मैंने 40 डिग्री सेल्सियस पर एक ब्लॉक लिया और 40 डिग्री सेल्सियस पर ही दूसरा ब्लॉक ला करके रख दिया तो टेम्परेचर 80 थोड़ी हो जाएगा। मास एडिटिव है, टेम्परेचर एडिटिव नहीं है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम बोलेंगे वो जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल्स आपको इसके अच्छी तरह से याद रखने हैं, एग्जाम्पल ही काम के हैं। यहां से आपका ये कंपटीशन का काम शुरू हो गया, बहुत आते हैं ये, एक्सटेंसिव इंटेंसिव ही नहीं बता पाते हैं बच्चे, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। बड़े सिंपल सिंपल से तो बता देते हैं, लेकिन जहां डेंसिटी आई, जहां एंथैल्पी एंट्रोपी आ गई, वहां कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी आपको सबको।
आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम लोग। बाकी इसके बाद वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बेसिक टर्म्स वगैरह हो गए पूरे। और अगली क्लास में हम स्टेट वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी बड़ी लास्ट में एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। बस अभी मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों ने क्या सीखा। तो अभी आज की क्लास के लिए तो इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू लेक्चर 2 में इसको।